हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहजेब। गुज़श्ता 74 सालों की तरह इस वक्त भी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासी हो, माशरी हो, माशरती सूरत हाल हो, हर तरह से यही सुनने में आ रहा है कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है। PTI की अगर बात करें तो तब्दीली का जो नारा लगाकर अवाम को जो ख्वाब दिखाए गए थे, 3 साल गुजरने के बाद भी उस तरह की तब्दीली खान साहब और उनका रिजीम नहीं ला पाया। बल्कि अब हालात ये हैं कि नए पाकिस्तान के नाम पर PTI को वोट देने वाले अक्सर जो लोग हैं वो सूरत हाल को देखकर पुराने पाकिस्तान को शिद्दत से याद करते हमें दिख रहे हैं। 3 साल में इमरान खान ने मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए 4 अपने वुज़रा या मुशीर ख़जाना तब्दील किए, लेकिन माशी सूरत हाल आप सबके सामने है। मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें उस्मान बुज़दार उर्फ वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस कुछ वो प्लस तो ना कर सके, अलबत्ता 3 सालों में अपने 5 चीफ सेक्रेटरी और 7 IG पुलिस वो माइनस कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के अपने अंदर पंजाब में भी काफ़ी कुछ माइनस हो चुका है। लेकिन उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस से इमरान खान खुद बड़े खुश हैं और सब उसी की तरह हमारी तरह अब तक हैरान है कि उसकी वजह क्या है। बात करें नून लीग की तो अब शीन और नून का जो बयानिया है उसके खिलाफ से बात आगे निकल चुकी है। नून के अंदर सिर्फ सियासी रहनुमाई नहीं बल्कि उनके कारकुनान भी क़यादत की कन्फ्यूजन से अब घबरा चुके हैं और इस खदशे का इज़हार गुज़श्ता दिनों खुद पार्टी नायब सदर मरियम नवाज भी कर चुकी है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज की वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अब पार्टी को इलेक्शन में उतारने और इलेक्टेबल्स को कायल करने के लिए शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज मैदान में उतर चुके हैं। जनूबी पंजाब के सुनाए तूफानी दौरे कर रहे हैं और उससे एक बात साफ है कि नून लीग जलसे और जुलूसों में क्राउड पुल करने की बजाय अब इलेक्टेबल्स को एटलीस्ट साउथ पंजाब की हद तक वो पुल करने को तरजीह दे रही है और ये काम कर रहे हैं हमजा शहबाज। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से गैर यकीनी भी नून लीग के मसाइल में यकीनन इजाफा कर रही है, जिसके बाद अब खुद मरियम नवाज जो पहले अपने वालिद की वापसी के खिलाफ थी, अब ये कह रही हैं कि ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ दिसंबर से पहले वतन वापस आ जाएं। ये भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन सेहत की वजह से ऐसा मुमकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो क्या फिर नून लीग शहबाज शरीफ के मफामती बयानिए पर ही अगले आम इंतखाबात में जाएगी? क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरह से मुतहरिक रहे हैं पिछले दिनों में, ऑल्दो पिछले 6-7 दिनों से तो वो ख़राबी सेहत की वजह से अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर चुके हैं। शहबाज शरीफ के मुतारिक होने से तहरीक इंसाफ हुकूमत को ख़तरा महसूस हो भी रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो बार बार शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के इशारे दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो अपोजिशन इत्तेहाद PDM से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट पर है। वो लग रहा है कि बड़ी अच्छी फ्लाइट लिए हुए हैं बिलावल भुट्टो, क्योंकि कोई खास उनको प्रॉब्लम नहीं पेश आ रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। बिलावल अगले आम इंतखाबात में सिंध के साथ साथ मरकज़ भी फतह करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर मुतारिक करने के लिए बिलावल और उनके वालिद जरदारी साहब जो हैं, उनकी अब तक की जो कोशिशें हैं वो कोई ज़्यादा उम्मीद अफजा साबित नहीं हुई। अब अगर पंजाब में नहीं हुई तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा मरकज़ में बिलावल के लिए आना। लेकिन बिलावल की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तरह का कोई मनफी पैगाम नहीं दिया जा रहा, कोई ऐसी बढ़ चढ़ कर तनकीद भी नहीं की जा रही और ऐसा लग रहा है कि वो फ़िलहाल अपनी तवज्जो जो है वो पार्टी को मजबूत करने पर मरकूज़ रखे हुए हैं। नून लीग और JUI भी पीपल्स पार्टी पर इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार होने के उनको ताने दे रहे हैं। ये तीनों सियासी जमातों की सूरत हाल। सवाल ये कि अगले आम इंतखाबात में ये तीनों जमातें किस तरह अपने सियासी पत्ते खेलेंगी अगर आजकल की उनकी सियासत की बात की जाए, और इक़्तिदार के केक का कितना हिस्सा उनके हिस्से में आएगा। और जब केक की बात करेंगे तो सीनियर तजज़ियाकार और डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर फ़ाद हुसैन साहब का नाम केक उनका बड़ा मशहूर हुआ और हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। अनदर वेरी सीनियर एंड क्रेडिबल जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब। फ़ाद साहब, आपकी इजाज़त से मज़हर साहब से शुरू करेंगे। मज़हर साहब, इस वक्त जो PTI के लिए प्रॉब्लम्स हैं, चेयरमैन नैब वाला मामला भी साइड पे कर दें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी कर दें,
जो गवर्नेंस है या जो मईशत को लेकर जो मसले हमें सामने आ रहे हैं, साथ में अफगानिस्तान को भी मिला दें, क्या आप समझते हैं कि अभी इससे आगे जो है एक बम्पी राइड है इमरान खान के लिए, और वो जो मामला था कि जी बस ठीक है एक बयान दे दिया, इशू से तवज्जो हटा गई, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब अवाम चाह रहे हैं कि यार या आप घर चले जाएं और या हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ करें और डिलीवर करें। शुक्रिया आदिल। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान अपनी बातों के खुद ही असीर हैं। इमरान खान का कंपैरिजन किसी और से नहीं, खुद इमरान खान के माजी के जो पोजीशंस हैं उससे ही आप कर लें तो आपको एक बड़ी वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन उनकी माजी की पोजीशन और आज की पोजीशंस में नज़र आएगी प्रैक्टिकली जब वो पॉलिटिक्स में करते हैं। देखिए, अगला इलेक्शन अनटेस्टेड लोगों के दरमियान नहीं होगा, अगला इलेक्शन टेस्टेड लोगों के दरमियान होगा। यानी इमरान खान 2018 के इलेक्शन में जब उनको वोट पड़ा तो एक बड़ी तादाद ने उनको वोट इस वजह से दिया कि वो टेस्टेड नहीं थे। उन्होंने कहा जी एक थर्ड पार्टी है, थर्ड ऑप्शन है, इमरान खान को भी वोट देकर देख लेते हैं, आजमा के देख लें। लेकिन अब ये नहीं है, अब ये कि तीनों गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट पड़ेगा, जो भी वोट पड़ता है जिस तरह भी पड़ता है, लेकिन वो वोट पड़ेगा। अब इस वक्त जो इमरान खान कर रहे हैं उसमें मुझे एक डेस्परेशन नज़र आ रही है कि डेस्परेट हैं कुछ चीज़ें ऐसी करने के कि ताकि वो इलेक्शन की जो उनकी दौड़ है उसमें वो आगे रहें। उनको एक बड़ा एडवांटेज तो अपोजिशन के इंतशार से मिलता है, वो उनके लिए एक बड़ा ब्लेसिंग आप समझ लें। वरना जिस तरह की महंगाई है और जिस तरह की सूरत हाल है, अगर ये PDM का जो मार्च शुरू में हुआ था ये अगर उसी तरीके पर बरकरार रहता, इत्तेहाद बरकरार रहता, तो शायद इमरान खान के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होती। लेकिन जो उनके मुझे सबसे बड़ी मुश्किल लग रही है वो ये कि पिछले 3-3.5 साल में पहली चीज़ ये कि वो पंजाब में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। अगर आप देख लें कि पंजाब में सियासी तौर पे उनको बहुत बड़ी कामयाबियां नहीं मिल रही। ना नून लीग टूट रही है, किसी तरीके से नून लीग आपस में ही टूट जाए तो अलग बात है, लेकिन वो किसी साजिश के तहत, किसी मनूवरिंग के तहत या लोग अपनी अपनी वफादारियां तब्दील करके नहीं गए। कोशिश ज़रूर हुई, बुज़दार साहब ने भी कोशिश करके देख ली, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्टोरल वो है वो अपनी जगह मुझे बरकरार नज़र आता है, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। अब ये जो प्रॉब्लम है इमरान खान के लिए ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पंजाब उनके काबू नहीं आता तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब जो इत्तेहादी हैं वो अपनी नई टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएंगे, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, चाहे वो PMLQ हो या बलूचिस्तान की सूरत हाल हो। तो अगर वो उसी तरीके से 2018 के मुकाबले में इलेक्शन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और ज़्यादा पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स नहीं होती, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती, पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं होती अगर, तो फिर इमरान खान को अगले 2 सालों में पंजाब को विन ओवर करना ज़रूरी है। अभी बाई इलेक्शन हुए, मेजॉरिटी ऑफ द बाई इलेक्शन वो हारे। अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, मेजर कैंटोनमेंट बोर्ड वो हार गए। अब बल्दियाती इलेक्शन का में डिवीजन है। खुद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उस्मान बुज़दार बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन में इमरान खान पंजाब को कैसे विन ओवर करेंगे विद उस्मान बुज़दार सिटिंग एज द चीफ मिनिस्टर विद ऑल द ऑपोजिशन विद इन PTI? जी वो नहीं डिलीवर कर रहे, आप उनको तब्दील कर देने के लिए तैयार नहीं है। और PML ये मज़ा साहब जी बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सब मज़ा साहब को भी आपने सुना और मैंने जो अपना इब्तिदाइया दिया उसमें भी इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है, तो एक जो मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान में जो इस वक्त है वो आम लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है। मतलब ओपोजिशन हकीकी ओपोजिशन नहीं है, गवर्नमेंट हम सबके सामने है। क्या लोग परेशान हैं दोज इन द मतलब पावर कॉरिडोर में और रेड जोन में? क्या किस किस्म की सरगोशियां हो रही हैं? क्या जो ये जो मैंने कहा है ये गॉसिप वहाँ पे भी हो रही है या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, जब आप लोगों की बात करते हैं तो हम उनको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो आम आवाम है, वो तो जाहिर बात है परेशान है और उस परेशानी की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह एक ही है जो हम सब जानते हैं,
वो है महंगाई। और महंगाई जो है उसने वाकई में न सिर्फ की कमर तोड़ी है बल्कि बजट भी तोड़ दिए हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह ये IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपकी बिजली की कीमत भी बढ़नी है और आपकी गैस की कीमत भी बढ़नी है, पेट्रोल की कीमत वैसे ही हाई है, और आने वाले दिनों में जितना ही हम चीनी और गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं तो यानी कि वो महंगाई का जो जिन है वो तो अब बोतल में वापस नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका आप इशारा कर रहे हैं, जो जिनका बड़ा हाथ होता है ये फैसला करने में कि कौन हुकूमत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। देखिए उसमें ना इस वक्त जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि परेशानी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि किस बुनियाद पे परेशानी। वो बेसिकली ये है कि ये जो 2018 से ऑनवर्ड जो एक एक्सपेरिमेंट रहा है, और ये मैं लफ्ज़ एक्सपेरिमेंट बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट के वो डिविडेंड नहीं आ रहे जिनकी बुनियाद पे ये एक्सपेरिमेंट बनाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिक नहीं है, इसका एक ऑर्गेनिक आंसर भी है और बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन जो इसका इनऑर्गेनिक जो इसका आंसर है वहां पे ये जरूर है कि जो इन्वेस्टमेंट थी उसका रिटर्न वो नहीं है जो होना चाहिए था। और जब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा ना आए तो फिर आप सोचते हैं कि अब हम क्या करें। ये वो वक्त है जब किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि अब क्या करें। तो ये बीच का एक इस टाइम वक्त है। वो इन्वेस्टमेंट पे, वो जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसको मजीद भी बढ़ाया जा सकता है, या वो इन्वेस्टमेंट लेके और कहीं और वो पैसे कहीं और डाले जा सकते हैं। ठीक, मैं ये मेटाफोरिकली कह रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक सवाल आपसे दूसरा करूंगा कि जब इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न उस तरह से नहीं आती तो फिर आप दीगर ऑप्शंस देखते हैं, ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है। अब उसमें जो फिलहाल जो अच्छा बिजनेस आपको और हमें भी नज़र आ रहा है कि वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर मतलब पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे और भी ज़्यादा आती है। अब वो जो बिजनेस है क्या वो कितना विलिंग है इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, या वो बिजनेस भी मेरा ख्याल है कि अब अगर आपने ये वाली एनालॉजी ले ही ली है तो उसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा। हाँ, देखिए वहां पे मसला यह है कि वो बिजनेस को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि वो इन्वेस्टमेंट लेने से उनका बिजनेस मजीद ग्रो करेगा या उसके अंदर शायद इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ज्यादा इन्वेस्ट। यानी देखिए ना, आप एक कंपनी में अगर आप इतना ज्यादा पैसा डाल दें कि उसकी कैपेसिटी ना हो तो वो उसके बोझ तले दब जाती है। दूसरा मसला ये है कि उस बिजनेस के अंदर अभी शेयर होल्डर्स में बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मेरा ज्यादा मेजॉरिटी शेयर है, आप माइनॉरिटी शेयर है। वो कह रहे हैं नहीं मेरा मेजॉरिटी आप माइनॉरिटी है। तो वो जो उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, एक तो वो मीटिंग नहीं हो पा रही, दूसरा जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है वो उस मीटिंग को उस तरीके से अटेंड नहीं कर पा रहे और फैसला साजी नहीं कर पा रहे। तो जब तक वो शेयर होल्डर ये फैसला नहीं करेंगे कि हमारी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट लेने के लिए लेनी, तब तक वो इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। वो और जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो ये सोच रहा है कि अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये खुद ही नहीं क्लियर कि हमने क्या करना है और फिर उस इन्वेस्टमेंट को लेकर मुनाफा कैसे कमाना है, तो वो भी थोड़ा सा हाथ रोक के बैठे हुए, तो उधर भी ये खिचड़ी। तो मतलब ये सिचुएशन है कि एक तरफ इस बिजनेस से भी रिटर्न नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ वो बिजनेस का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फ़ात हुसैन साहब ने ज़बरदस्त तजिया किया। एक तरफ बिजनेस है जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं, दूसरी जानिब ऑप्शंस क्या हैं, तो वो हमने पंजाब में तो डिस्कस कर लिया। मज़हर साहब आपके पास आऊँगा कि एक बिजनेस हाउस कराची में भी है, क्या इधर जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी सूरत उस तरफ डाइवर्ट होती देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ वो पुरानी जो है जिस तरह कहते हैं कि पुराने लोगों पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो तो नहीं चलेगा बात। देखिए मेरा ख्याल है, अपना ख्याल ये है कि अभी जो भी थिंकिंग डेवलप हो रही है उसमें कोई बड़ी तब्दीली की थिंकिंग तो डेवलप नहीं हो रही। हो सकता है फाइन ट्यूनिंग कर दी जाए, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इधर से उधर कर दी जाएं। अदरवाइज मुझे ऑप्शन वाइज जो है अभी भी जो प्राइम ऑप्शन, जो मेजर ऑप्शन है वो इमरान ही नज़र आ रहा है मुझे। और
कम हो सकता है कि अगले 1-1.5 साल में चीज़ें तब्दील हो जाएं, ड्रास्टिकली तब्दील हो जाएं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें मुझे कोई दूसरा ऑप्शन इस वक्त कम से कम नहीं नज़र आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो जिस तरह फहद का तजिया था वो अपनी जगह। सिंध में देखिए, सिंध में जो सिचुएशन है, सिंध में कराची सिंध का जो दारुल खिलाफा है उधर एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम में बहुत से फरीक हैं जो उसको विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर मेजर जो है वो पीटीआई है इस वक्त, क्योंकि पीटीआई जो है उनकी 14 एमएनए हैं और 20-22 के करीब एमपीएस हैं, और वो अगले 1-1.5 साल में 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करने के मूड में हैं। किस हद तक करते हैं ये अलग बात है, लेकिन वो हैं। दूसरे पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी क्योंकि जो पीटीआई का एक इशू ये भी है कि पीटीआई के इत्तेहादी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, उनका भी कराची हैदराबाद में उतना ही स्टेक है। तो अब ये किस तरह एडजस्टमेंट होगी, क्या ये दोनों मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? तीसरा फरीक है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने पॉकेट्स जिस तरीके से, और अगर नई मर्दमशुमारी होती है और डिलिमिटेशंस होती हैं, वो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग होंगी कि डिलिमिटेशन के नतीजे में कितनी नशिस्तें बढ़ती हैं। एक और फरीक जो बड़ी तेज़ी से जो है इस सिचुएशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वैक्यूम में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है जमात इस्लामी। और अभी कैंटोनमेंट बोर्ड में उनको कुछ उनको कामयाबियां हासिल हुई हैं, और वो सबसे ज्यादा कतई कलामी की माफी जो जी मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूँगा कि ये तो अगर कराची और सिंध की हद तक बात हो, लेकिन आपने शुरू में ये कहा कि फिलहाल इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो अगर इफ़ यू कैन शेयर योर मतलब कि क्या इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या उसकी रीजंस क्या हैं? देखिए, रीजंस तो ये कि उन्हें बीच में जैसे शहबाज शरीफ एक ऑप्शन के तौर पे देखे गए, लेकिन शहबाज शरीफ उस मियाँ साहब के बड़े मियाँ साहब के उनके बकौल बड़े मियाँ साहब के चुंगल से उस तरह अपने आप को आज़ाद नहीं करा पाए। और मैंने तो यहाँ तक उनके करीबी साथियों से सुना था कि पिछले साल तो तकरीबन 2 मरतबा ऐसा हुआ था कि वो मुस्लिम लीग की सदारत से दस्तबरदार होने को तैयार हो गए थे, और हमजा शहबाज ने उनको परसू किया। और अभी भी मुझे लग रहा है कि हमजा शहबाज ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेन आपको करते नजर आएंगे, और वो मरियम नवाज के मुकाबले में ज़्यादा एग्रेशन दिखाएंगे। शहबाज साहब में वो एग्रेशन नहीं है, और हमजा ने शहबाज साहब को परसू किया है कि आप किसी भी कीमत पे दस्तबरदार नहीं होंगे। और हम इस चीज़ को, क्योंकि अब मियाँ साहब की अपील, मियाँ साहब और मरियम की अपील टर्निंग पॉइंट होगी मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स में। अगर वो अपीलें रिजेक्ट हो जाती हैं तो जाहिर है शहबाज साहब और हमजा का जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ेगा, और उसी के तहत मुस्लिम लीग को जोड़ने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो हो सकता है कि हमजा और शहबाज शरीफ चौधरी निसार को और चौधरीज को और जहांगीर तरीन को, इनको भी अपने साथ करीब लाने की कोशिश करें। तो ये तो हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ की थिंकिंग में है। हाँ, नवाज शरीफ कितने एग्रेसिवली आते हैं, अगर उनकी रिजेक्ट हो जाती है तो उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो ऑल्टरनेट मुस्लिम लीग के तौर पे, अगर मरियम नवाज भी आउट हो जाती हैं तो शाहिद खाकान और इन लोगों को आगे बढ़ाएंगे, या वो शहबाज शरीफ से समझौता करेंगे और शहबाज शरीफ को जो है डिक्लेयर करेंगे एज ए प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग और अगला प्राइम मिनिस्टर? ये 2 ऑप्शन, ये 2 लड़ाई हैं विद इन द मुस्लिम लीग। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में, और जाहिर है पीपल्स पार्टी उन लोगों के लिए, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की जो पोजीशन है उसके लिए वो बिलावल भुट्टो को 2023 में नहीं देख रहे। वो बिलावल भुट्टो को 2028 की तरफ तो देख सकते हैं। तो इसलिए उनके पास, मेरी नज़र में उनके पास इस वक्त इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन है, और इमरान खान की ही फाइन ट्यूनिंग जो है वो ज़रूर करना चाहेंगे। अफगानिस्तान इज़ अ क्रूशल, कि अफगानिस्तान में आप जो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन का इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पे इम्पैक्ट आना ही आना है। वो एक होगा। ठीक है, ठीक है मज़हर साहब। फहद हुसैन साहब, मज़हर साहब की एक डिफरेंट टेक सामने आ गई है कि जी
वो सारी बातें ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, लेकिन ऑप्शन ही यही है कि जी बस ठीक है जितना आ रहा है उसी पे इक्तिफा कर लिया जाए। लेकिन फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन, और हमने देखा, आपने बड़ा एक ज़बरदस्त कॉलम भी लिखा कि जिस तरह से उसको अपनी स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज़ के ज़रिए मिस हैंडल किया गया, एक स्केप गोटिंग की एक फ़िज़ा को जो इंटरनेशनली बन रही है, तो वो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसको पुश कर रही हैं। क्या ये सब देखते हुए ये फिर सोचा जाएगा कि जी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भाड़ में जाए, बस ठीक है घर चलता रहे, चूल्हा जलता रहे, बस बाकी ऑप्शंस पे जाते हैं? देखिए ये ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है, आखिर दम तक ही रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वो सूरत हाल इस टाइम तक सामने नहीं आई है। अभी अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसी एनालॉजी को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ कि अभी जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपना जो कैपिटल है उसको लेकर और वो बैठे हुए हैं कि उन्होंने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। ये बात जरूर है कि उन्हें एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इधर से नहीं आई, लेकिन वो हमारी इन्वेस्टमेंट डूबी भी नहीं है, ठीक है, मुनाफा शायद कम हो। दूसरी तरफ उनको हाई रिटर्न या लो रिटर्न का अभी जो तखमीना है वो उस तरीके से नहीं कर पाए। देखिए ये आखिर मेरे ख्याल में अभी जो अगले 1.5-2 साल हैं इसमें बड़ा कुछ होना है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होनी है वो ये कि जो दूसरी नई इन्वेस्टमेंट है जो हम बात कर रहे हैं, जाहिर बात है अब हम इशारों से अगर हम डायरेक्ट हो जाएं कि अगर हम बात कर रहे हैं PMLN की, तो उसमें वो PMLN का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि PMLN को उन्होंने अपनी जो बिजनेस प्लान है उसको पक्का करना है, और उनको ये मालूम है कि जी हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है अगर हम सही अपनी फैसला साजी कर लें, और वो प्रोजेक्ट बड़ा मुनाफा दे सकता है। लेकिन नून लीग के अंदर कुछ लोगों को यह भी अंदाजा हो रहा है बड़ी सीरियसली कि अगर हमने वो प्रोजेक्ट ना पकड़ा जो कि बुनियादी तौर पर अगले 5 साल है जी, तो फिर हमारी कंपनी जो है वो इतनी दबाव में आ जाएगी कि शायद उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनको रिटेन करना मुश्किल हो जाए, और खास तौर पे जो इलेक्टेबल टाइप लोग हैं उनको रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब शेयर का रेट गिर जाएगा, शेयर का रेट गिरेगा, डाउन साइजिंग शुरू हो जाएगी, और मामला जो है वो बड़े कम होना शुरू हो जाएंगे। और मीडिया में रहते हुए तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब डाउन साइजिंग का वक्त आता है तो फिर क्या होता है जी। तो ये खतरा है। इशू इस टाइम ये है कि ये फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। अगले 1.5-2 साल में अगर PMLN के अंदर ये फैसला हो गया कि नहीं हमने अगला प्रोजेक्ट लेना है और वो प्रोजेक्ट लेने के लिए हमें ये इकदाम उठाने हैं, और वो जो शेयर होल्डर्स के दरमियान झगड़ा हो रहा है वो खत्म हो गया, और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ने फैसला कह दिया कि ये हमने करना है और हमने ये प्रोजेक्ट लेना है, अब जाएं और प्रोजेक्ट पकड़ें, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो शोर शॉट नेक्स्ट टर्म है जो समझ रहे हैं लोग, मेरे ख्याल में वो एक चैलेंजिंग हो जाए। ये जो प्रोजेक्ट मतलब जिन्होंने प्रूव करना है क्या होना है क्या नहीं होना, उधर कुछ तब्दीलियां अगर आ जाती हैं तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कुछ चेंजेस आ सकती हैं। देखिए जब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस हो वॉल स्ट्रीट में, और उसका जब CEO तब्दील होता है या CEO तब्दील होता है, तो वो अपनी देखते हैं कि जी हमने जो पहले इन्वेस्टमेंट्स की थी कंपनी में वो ठीक है या नहीं है, और वो समझते हैं कि नहीं मेरी दानिश में, मेरे एक्सपीरियंस में अगर यही मैं फंड्स उठाकर और मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूं तो शायद मुझे उससे बेहतर रिटर्न आ जाए और मेरी जो बैलेंस शीट है वो बेहतर हो जाए। तो जब भी लीडरशिप चेंज होती है तो तमाम तर पोर्टफोलियो जो है उसको एक बार रिव्यू जरूर किया जाता है। अच्छा मज़र साहब, ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, और यही सवाल मैं दोहराना नहीं चाहता, आपके सामने रखता हूँ कि अगर चले मैं कह देता हूँ फवाद साहब ने जो कहा वॉल स्ट्रीट की एक फर्म है और CEO अगर चेंज हो जाता है तो कुछ इस सिनारियो में चेंज होता है, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं उसकी? देखिए फहद ने बड़े इंटरेस्टिंग टर्म्स यूज किए। हमारे एक दोस्त हुआ तक करते थे, पीपल्स पार्टी के इंतकाल हो गया, आयतुल्लाह दुरानी, उनसे लास्ट इलेक्शन से पहले मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा इस मरतबा हमारे लीडर के लिए टेंडर नहीं खुला है। तो टेंडर कब खुलेगा टेंडर कब खुलेगा इसका हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन उस तरफ भी अगर जो नई तब्दीली आती है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। वो तब्दीली उनके मिजाज के मुताबिक आई है या उनके मिजाज के खिलाफ आई है। अगर उनके मिजाज के मुताबिक आई है तो उन्हें इशू नहीं है, अगर उनके मिजाज के खिलाफ आई है तो फिर इशू बन सकता है। अभी तक जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो ये कि उनके मिजाज के खिलाफ तब्दीली नहीं आ रही।
लिहाजा इमरान खान ने बहुत से मामलात पे असर्ट भी किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब भी दिया है। उस्मान बुज़दार का मसला जैसे आया था बीच में, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया नथिंग डूइंग। तो ये चीज़ें हैं बाज़ सिचुएशंस में। तो मुझे अभी हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो। एज वी स्पीक टुडे मुझे इमरान खान इज़ दी ऑप्शन उनके लिए नज़र आते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नज़र आते हैं, लेकिन विद फाइन ट्यूनिंग। अब वो ट्यूनिंग कैसी होगी ये देखना है, अगर नहीं हो पाई तो शायद हो सकता है कि चीज़ें तब्दील हो जाएं। ठीक है। अच्छा फाज साहब, आखिरी सवाल आपसे, और मज़र साहब ने भी फिर इनका जवाब देना है कि ये साल तो निकल गया, फिर 2023 में जून जुलाई में इलेक्शन होना है, वो भी माइनस कर दें, एक ही साल रह गया। मतलब दिसंबर, जनवरी और फिर अक्टूबर नवंबर में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट महीने हैं वो भी। अगले आम इंतखाबात थोड़े से अर्ली होते हैं, आप देख रहे हैं नवंबर से पहले, मतलब अगस्त सितंबर में? देखिए मेरे ख्याल में हो सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि पहली चीज़ तो ये कि जिन तब्दीलियों का आप जिक्र कर रहे थे उन तब्दीलियों पे बहुत हद तक चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। उनसे पहले कुछ कर लिया जाए इलेक्शन को, उनके बाद किया जाए, ये बड़ी ही एक, यानी ये वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ा फैसला जो है, जो अपने 5 साल का, वो यही इन तब्दीलियों का है, इन अपॉइंटमेंट्स का है, क्योंकि उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो उस बुनियाद पे एक चांस है कि वो जो कैलकुलेशन करेंगे, जिस तरीके से वो अपना एक पूरा एक वो बनाएंगे कि अपना प्लान, तो उसमें शायद एक लॉजिक ये निकले कि जी पहले करा लो। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी ज़हन में रखिए कि ये जो महंगाई का जिन है, ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी एक सप्लाई चेन टूटी हुई है, इसको ठीक होते होते साल डेढ़ लगेगा, जो आमतौर पे लोग कह रहे हैं। तो उस हवाले से जितना ये डिले करेंगे उतना इनके पास ज़्यादा चांस होगा महंगाई को कुछ हद तक कम करना। तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग जो लॉजिक है, अब देखते हैं क्या मौजूद है। मज़र साहब, ओवर टू यू। नवंबर से पहले, मतलब नवंबर मीन 2022 नवंबर से पहले आप इंतखाबात होते देख रहे हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि उसकी एक बड़ी बेसिक वजह मरदमशुमारी है। मरदमशुमारी इतनी लंबी एक्सरसाइज है कि वो अगर होगी, फिर डीलिमिटेशंस होंगी, तो उस दौरान मुझे नहीं नजर आता। ये हो सकता है कि मार्च 2023 में इलेक्शन हो जाए, लेकिन वैसे आई थिंक इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि जो 18 वाली इलेक्शन वो मरदमशुमारी हुई थी, उन्हीं की बेसिस पे कराई जाएंगे नए आम इंतखाबात, डीलिमिटेशंस वगैरह। हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इमरान खान क्यों जाएंगे नहीं उस पर? मुझे तो कोई रीज़न नहीं नज़र आता इमरान खान का उससे पहले इलेक्शन में जाने का, जबकि अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि आज भी उनका पॉपुलर बेस। अच्छा, सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट करूं, लेकिन अगर इमरान खान, लेट्स बी इन हिज शूज, अगर वो ये सोचें कि 2023 में इंतखाबात कराएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, या बल्फाज़े दीगर अगर 22 में कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सकता है। मतलब अगर वो 23 में 80 सीटें लेते हैं और 22 में कराएं तो वो 90-100 सीटें ले सकते हैं, फिर वो करा सकते हैं इलेक्शन। देखिए, लोकल बॉडीज कराएंगे नहीं कराएंगे ये डिपेंड करता है। अगर लोकल बॉडीज कराते हैं इमरान खान, जो बहुत बड़ा रिस्क है, जो कंसिडरिंग कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, कंसिडरिंग बाई इलेक्शन, लेकिन अगर वो ये रिस्क लेते हैं तो लोकल बॉडीज के नताइज पे डिपेंड करेगा कि वो 2022 में इलेक्शन कराएंगे या 2023 में। अगर लोकल बॉडीज के रिजल्ट्स उनके और उनके इत्तेहादियों के अच्छे आते हैं तो वो यकीनन फौरन इलेक्शन कराने पर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो वो चाहेंगे कोई बड़ी ड्रास्टिक चीज़ें करें जिसकी बुनियाद पे वो 2023 अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन में कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो 2022 में इलेक्शन कराएंगे। चलें, मज़र अब्बास साहब, फाद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन नाज़रीन रही, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस डिस्कशन पे जो फाद साहब की और मज़र साहब की इन्वेस्टमेंट है उस पर भी रिटर्न हमें अच्छा मिले। वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तानी मईशत को डिस्कस करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी फाद हुसैन साहब और मज़र अब्बास साहब को आपने सुना कि मसले मसाइल क्या हैं, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और ख़ान साहब के लिए चैलेंजेस क्या हैं। इस वक्त
डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ कॉलमिस्ट हैं, इकॉनमी को बड़ा अच्छा समझते हैं, तो उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पीटीआई हुकूमत से पहले जो चक्की आटा 35 रुपये किलो था 80 हो चुका है, चीनी 55 रुपये थी 110 हो चुकी है, घी 145 था आज 330 रुपये हो चुका है, बिजली का एक यूनिट 8 रुपये का था 22 का हो चुका है, सब्जी की औसत कीमत 45 रुपये किलो थी आज 150 है, जो दाल 170 रुपये में थी अब 280 में है, पेट्रोल 65 रुपये लीटर से 128 रुपये लीटर हो चुका। ऑल्दो इसमें तो आलमी मंडी की कीमतें काफ़ी किरदार अदा करती हैं। ये सिर्फ उन अशियाए ज़रूरिया का जिक्र है जो किसी ना किसी तरह हम सबको मुतासिर करती हैं, हमारे इस्तेमाल में रहती है। और ये आदाद शुमार चीख कर बता रहे हैं कि मुल्क में महंगाई आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी है। खुद हुकूमती इदारे भी ये तकलीफ दे मंजर कशी कर रहे हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह यानी सितंबर में महंगाई साल की बुलंद तरीन सतह यानी 9% तक पहुंची। देहात में महंगाई की ये शरह 8.7 जबकि शहरों में 9.1% तक थी। हुकूमत से जवाब मांगे तो बहुत से दलाइल और बहुत सी मंतकें हैं। वज़ीर आज़म कभी महंगाई का जिम्मेदार कोरोना को करार देते हैं, थोड़ा बहुत तो खैर उसमें एक किरदार था, लेकिन इस महंगाई को वो आर्जी भी करार दे, कभी मुल्क में बढ़ने वाली महंगाई को दुनिया में मौजूद कीमतों से मवाजना करके जायज़ करार देने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो इस टाइम पे जबकि चीज़ें महंगी हैं। तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि दुनिया में तेल की कीमत पिछले चंद महीनों में 100% बढ़ी है। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है। इस वक्त पाकिस्तान स्वाय वो मुल्क जो 19 मुल्क हैं जिधर तेल खुद उसी यानी जो उधर से तेल निकलता है, जिनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, स्वाय उनके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम कीमत पे हम डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 22% बढ़ाए हैं। गंदम 37% दुनिया में इसकी कीमत बढ़ी है। ये जो सारा क्रंच आया है कोविड की वजह से दुनिया में जब सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई है, 37%। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 12% बढ़ाई है। चीनी दुनिया में 40% इसकी कीमत ऊपर गई है, पाकिस्तान में हमने सिर्फ 21% बढ़ाई है। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, अब ये बताइएगा कि महंगाई तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अवाम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए डिवैल्यू होता जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की लॉजिक जो आपने सुनी, कितनी हद तक आप एग्री करते हैं उनसे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है। मेरे नज़दीक इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है। आप पिछले अगर 2 सालों का रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद से जो काबीना की मीटिंग की हैं, तकरीबन 1 दर्जन मीटिंग ऐसी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ फोकस महंगाई कम करने पे था। उसके बाद जो वज़रा हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं पिछले साल भर में, एटलीस्ट आधा दर्जन कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ महंगाई के ऊपर फोकस था उनका, और यकीन दिलाया जा रहा था कि महंगाई कम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आदिल साहब, कोशिश में और हिकमत अमली में बड़ा फ़र्क होता है। कोशिश ज़रूर हो रही है, मुझे कोई ठोस किस्म की हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रही। देखिए, असल सवाल ये है कि महंगाई की वजूहात क्या हैं, महंगाई क्यों हो रही है पाकिस्तान में। अब इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि हुकूमत खुद भी इस चीज़ का इकरार करती है कि महंगाई हो रही है, और तकरीबन 75% पाकिस्तानी जब उनको सर्वे में पूछा जाता है कि आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू क्या है, तो वो बताते हैं कि महंगाई हमारा सबसे बड़ा इशू है, और उसके पे बेरोजगारी आती है। तो सवाल असल में ये बनता है कि महंगाई की वजह क्या है, और फिर दूसरा कि उसको हल करने का क्या तरीकाकार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि ठोस हिकमत अमली, तो ठोस हिकमत अमली क्या बनाई नहीं जा सकती, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, या कैपेसिटी का फुकदान है? मतलब क्या आप समझते हैं कि माशी टीम जो है, जो जिनमें कई बार चेंजेस हो चुकी हैं, क्या वो थोड़ा सा अगर ठीक काम और करें तो मामला बेहतर हो सकता है? देखिए आदिल साहब, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर में पिछले 100 सालों से इसके ऊपर इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है,
कामयाब मईशत चलाने के लिए, कामयाब मुल्क चलाने के लिए एक वो 4 फेज प्रोसेस कहलाता है, एक तरीका कार है। उसके पहले फेज में ये होता है कि आप एक काबिल टीम तश्कील देते हैं। जब वो टीम तश्कील दे दी जाती है, फिर वो टीम कई महीने लगाती है, मनसूबा बंदी करती है, मनसूबे बनाती है कि हमने क्या करना है। और तीसरे फेज में उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद शुरू होता है, और फिर चौथे फेज में कोई नताइज आपके सामने नजर आते हैं। अब आप यहाँ पे हालात ये देखिए कि तकरीबन 3 साल पीटीआई हुकूमत के गुजर चुके हैं। आप समझिए कि 60% वक्त खत्म हो गया है, और अभी तक हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टीम, खास तौर पे फाइनेंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर टीम तश्कील दी जाए। आप अंदाजा कीजिए कि चौथे वजीर हैं पिछले 3 सालों में, तो औसतन आप समझिए कि 8-9 महीने का एक टेन्योर मिल रहा है एक वजीर खजाना को, उसके बाद वो टीम चेंज हो जाती है। 6 या 7 मेरा ख्याल है कि जो FBR के चेयरमैन हैं वो तब्दील हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 4-5 महीने से ज़्यादा तो किसी एक FBR चेयरमैन को टेन्योर का मौका ही नहीं मिलता। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मेरे ख्याल है 4 नए चेयरमैन आ चुके हैं, किसी को मौका नहीं मिलता। आप समझिए 8-9 महीने से ज़्यादा किसी का टेन्योर नहीं रहता। तो अभी तो टीम तश्कील दी जा रही है, अभी PTI इज इन फेज 1। जब ये टीम आ जाएगी, बैठ जाएगी, फिर कई महीने लगेंगे इसको मनसूबा बंदी करने के लिए, फिर उन मनसूबों पे अमल दरामद होगा। तो अगले 2 साल के अंदर अंदर किसी किस्म की नताइज की तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि गलत होगा। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए।